गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरे प्यारे साथियों, आज इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक ऑफ ईएमटी। देखो, अभी तक अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर ईएमटी की, ओके, सो ईएमटी की कैलकुलेशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों को पढ़ना होता है वेक्टर एनालिसिस के बारे में। ओके, वेक्टर एनालिसिस के बारे में हमको पढ़ना होता है, जो कि मैंने कंप्लीट किया है तकरीबन। बात करूं तो मैं 15 टू 20 क्लासेस मैंने इस पर यहाँ पर लिए हैं, ठीक है ना। तो 15 टू 20 क्लासेस मैंने यहाँ पर लिए, जिसको मैंने कंप्लीट करवाया है। वेक्टर एनालिसिस में मैंने शुरुआत जो है ग्रेडियंट से की थी, ठीक है ना। सबसे पहले ग्रेडियंट हमने कैलकुलेट किया था, फिर हमने डाइवर्जेंस हमने कैलकुलेट किया था, फिर हमने कर्ल हमने कैलकुलेट किया था, इनकी डायरेक्शंस को हमने देखा था, फिर हमने ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ठीक है, ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। फिर हमने इसके बाद में पढ़ा था लाइन इंटीग्रल, हमने इसके बारे में पढ़ा। सरफेस इंटीग्रल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, सरफेस के, ठीक है ना, सरफेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। हमने, अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर चेंज वेरिएबल का कंसेप्ट हमने पढ़ा है, ठीक है, चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ वेरिएबल्स का कंसेप्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई थिंक सो ऑलमोस्ट हमने ऑलमोस्ट सभी कंसेप्ट जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये सभी हम लोगों यहाँ पर डिस्कस किया है बहुत ही अच्छे तरीके से, जितना हमसे बेस्ट पॉसिबल हो सकता था, ठीक है। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम ईएमटी के मेन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ईएमटी का जो मेन जो कंसेप्ट है वो हम यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ही शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो, एक कंसेप्ट अभी आपका यहाँ पर बच गया है, वो है आपका डिराक इन ईएमटी, डिराक इन ईएमटी, ओके, डिराक इन ईएमटी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं डाइवर्जेंस ऑफ 1 ऑफ आर स्क्वायर कैलकुलेट करता हूँ, तो दिस इज माइनस के 4 पाई ऑफ डेल्टा ऑफ आर, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से, जो ये इसका प्रूफ है, ये वायलेट करता है हमारे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को। तब फिर हम डिराक की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, तब फिर हम डिराक की तरफ यहाँ पर जाते हैं। इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं एक क्लास ले लूंगा, डिराक इन ईएमटी, हाउ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। चलिए, तो अभी हम अपने टॉपिक की तरफ यहाँ पर आ रहे हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ईएमटी का, ठीक है, अगर हम सबसे पहले यहाँ पर ईएमटी की बात करते हैं, तो हम डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमारा सबसे पहला हमारा यहाँ पर रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमारा यहाँ पर रहेगा सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना। कूलम्ब्स लॉ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ ना बहुत बेसिक जो है लॉ है, लेकिन फिर भी इसको एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पर ये कोई चार्ज Q1 है, और यहाँ पर ये कोई चार्ज है हमारा Q2, ये कोई डिस्टेंस है हमारी R। तो अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है, तो वो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा, सो दिस इज F12। और 2 जो है Q1 पर फोर्स लगाएगा, वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, सो दिस इज F21, ठीक है ना, दिस इज F21, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो दिस इज पॉजिटिव ऑफ एक्स, अगर पॉजिटिव ऑफ आर के अगर हम राइट हैंड साइड में डायरेक्शन इसकी ले रहे हैं, और अगर हम नेगेटिव लेफ्ट साइड में अगर इसकी डायरेक्शन ले रहे हैं, सो दिस इज नेगेटिव ऑफ आर कैप, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर कूलम्ब ने क्या बोला कि जो भी हमारा फोर्स यहाँ पर है वो क्या है, Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2,
अगर मैं दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर देखूं तो दिस एफ इज प्रोपोर्शनल टू दिस इज Q1, Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम साइन यहाँ पर हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ के, दिस इज Q1, Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा भाई आपका आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये सभी लोग जानते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर ये चीज देखता हूँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, तो भाई ये कांस्टेंट है। यहाँ पर ये क्या है, ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो इसको बैलेंस कर रहा है, इसके यूनिट एंड डायमेंशन को। और के जो है वो है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के जो है वो हमारा क्या है, वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये जो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमारा, ये डिफाइन करता है मीडियम को, डिफाइन द मीडियम, डिफाइन द मीडियम, ओके। ये करता है डिफाइन द मीडियम। सपोज अगर हम मेटालिक मीडियम की बात करें, ठीक है, अगर कोई मेटल है तो मेटल में जो फोर्स होता है वो वेरी लेस लगता है, इसलिए पार्टिकल्स जो होते हैं वो इजीली मूव यहाँ पर कर पाते हैं, क्योंकि अगर एफ को मैं इन्फिनाइट के अगर इन्फिनाइट जाएगा तो एफ विल बी जीरो, ठीक है ना, एफ विल बी जीरो, ठीक है। अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करता हूँ, अगर मैं नॉन मेटल्स की यहाँ पर बात करता हूँ, अगर मैं नॉन मेटल्स की यहाँ पर बात करता हूँ तो के शुड बी जीरो, और के अगर जीरो होगा तो दिस एफ शुड बी इन्फिनिट, ठीक है। सो इसका मतलब हो गया टाइटली बाउंड, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि जो हमारे आयंस है वो हमारे क्या है, टाइटली बाउंड है। और जो मेटल है इसके अंदर क्या होते हैं, वो फ्री टू मूव, वो क्या होते हैं हमारे फ्री टू मूव, ठीक है ना। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूं कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट होता है हमारा परमिटिविटी, ठीक है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब ये एक तरीके से फ्री स्पेस में है, हम बोल सकते हैं कि ये वैक्यूम में है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है सर जी 8.85 10⁻⁻11, ओके, 10⁻⁻11, सॉरी -12, ठीक है, -12। और ये हमारा क्या हो जाता है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, दिस इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया परमिटिविटी। देखो ये हमारे फ्री स्पेस में है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपसे ये कहता हूँ कि परमिटिविटी, परमिटिविटी इन एनी मीडियम, अगर परमिटिविटी को अगर हम किसी अदर मीडियम में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस एप्सिलॉन दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ऑफ के, ठीक है ना। So this is the any medium permittivity, and we can also calculate the k is here. So this is epsilon upon my epsilon naught. This is the dielectric constant, and the dielectric constant also define the nature of material. Also define the nature of material, जो बेसिकली इसकी एक रेंज होती है कि यार अगर ये बहुत ज्यादा हाई आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज वेरी हाई, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज वेरी हाई and this k dash is very low, okay, this k dash is dielectric loss, dielectric loss. So on the basis of these two terms, on the basis of these two terms, dielectric constant and dielectric loss, we can define the nature of material, okay. So we can also define the nature, the special nature of the special nature of material
मटेरियल material which is energy storage devices, which is used in energy storage or not। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोग यही देखेंगे कि क्या वो यहाँ पर एनर्जी स्टोरेज में यूज हो सकता है या नहीं। तो ये हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। चलिए, तो दिस इज द डाइलेक्ट्रिक एंड दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो यहाँ से हम इन सबको डिफाइन कर रहे हैं। देखो, डाइलेक्ट्रिक लॉस के लिए हमको इसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है, किसी भी कैपेसिटर का या किसी भी डिवाइस का। ठीक है, तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं यहाँ पर न्यूटन सॉरी कूलम्ब्स लॉ को अगर हम देख रहे हैं और अगर हम इसकी डायरेक्शन देखना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पर इसकी डायरेक्शन देखना चाहते हैं, यानी कि अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो क्या होगा। देखो, हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, दिस एफ इज इक्वल्स टू, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज Q1, this is Q2 upon R square and this is your R। So this is the Coulomb's force in a vector direction. But you know the R cap that is equals to, this is R vector which is divided by mod of R। So F is equals to 1/4 pi of epsilon naught, this is Q1, Q2 upon R cube, this is your R। अगर आपको R वेक्टर में देखना है तो यहाँ पर नीचे क्यू आ रहा है और यहाँ पर सिर्फ आर कैप में देखना है तो नीचे आर स्क्वायर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि डायरेक्शन के लिए। अच्छा, इसमें एक और चीज है, नोट पॉइंट में आप एक और चीज ध्यान रखेंगे हमेशा इसमें, जिसे आप सभी लोग जानते हैं, अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पर फोर्स जो है वो पॉजिटिव ही आएगा और इसका मतलब होता है रिपल्सिव। ठीक है ना, इसका मतलब है रिपल्सिव। अगर ये हमारा पॉजिटिव है at some distance, q negative is here, it will be attract to each other, so negative sign is comes here and this is attractive image, this is attractive image। Okay, so these two are the very important points। Okay, this is one and this is two। तो ये आपको देखना है कि कहाँ पर आपका नेगेटिव आ रहा है और कहाँ पर आपका पॉजिटिव आएगा। जैसे एक क्वेश्चन इस पर करते हैं, जैसे आपसे बोलता है कि when an electron revolving around the when an electron revolving around the nucleus, so find the force between them if the Bohr radii is a naught। ओके, तो ये हमारा आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया, और ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए पूछा गया है कि अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, हाउ वी कैन राइट इट। ओके, सो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस जो है वो हमारी क्या है, दिस इज ए नॉट। ठीक है, ए नॉट। तो यहाँ पर क्या होता है,
अगर मैं फोर्स देखता हूँ तो ये हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, दिस एफ इज इक्वल्स टू, सो दिस इज प्लस ऑफ जेड ई एंड दिस इज ई बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन. So this is F is equals to what? This is 1 upon of 4 pi of epsilon naught K, and this is Z of E, and this is E, charge of electron, divided by of R square. But this is electron, this is nucleus, positive charge. It will be attract to each other. So negative sign is comes here. This is your force. This F is equals to. We can write in a positive way. So this is 1 upon 4 pi of epsilon naught of K, and this is Z of E square on R of square. And this is negative of R. ठीक है. और we can write it F is equals to, this is 1 upon 4 pi epsilon naught of K. This is Z E square upon R cube. This is negative of. तो आप इन दोनों को कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं. मेन चीज क्या है कि आपको कब पॉजिटिव लिखना है, कब नेगेटिव लिखना है, किस तरीके से लिखना है, तो वो चीज आपको यहाँ पर समझना आपके लिए बहुत जरूरी है. जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर कराता हूँ, आपको ध्यान से समझना. जैसे ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. सपोज एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है ना. और क्या है ना कि इसके यहाँ पर जो चार्ज है ना सर, वो है हमारा क्यू. यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पर जो चार्ज है दिस इज क्यू डैश, और यहाँ पर जो चार्ज है दिस इज क्यू डबल डैश. इक्विलेटरल ट्रायंगल. Suppose this is a point of A, this is a point of B, and this is a point of C. This is a equilateral triangle with side. Okay. Then find resultant force at A. ठीक है. इस तरह से जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा, तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, बताओ जल्दी से. हाँ भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो. हाँ जी. देखो, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो सबसे पहले दिस इज क्यू डैश एंड दिस इज क्यू डबल डैश, बट बोथ आर इज पॉजिटिव टू ईच अदर, है ना. तो जैसे अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि ये वाला फोर्स, ये वाला क्यू डैश इस पर फोर्स लगा रहा है, दिस इज गोइंग दिस वन डायरेक्शन, ठीक है ना. एंड सपोज दिस इज एफ डैश, एंड क्यू डबल डैश जब इस पर फोर्स लगाएगा, सो इन दिस डायरेक्शन, दिस इज एफ डबल डैश. एंड what is the angle between them? Okay, and what is the angle between them? This is 60 degrees. So my aim is that to calculate the resultant force. Suppose this is F. ठीक है. This is A, this is A, and this is A because this is equilateral. तो F dash की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? This is 1 upon of 4 pi epsilon naught. This is Q dash upon में A square. ठीक है. And what is F double dash? This is again 1 upon 4 pi of epsilon naught. This is Q double dash upon A square of this. ठीक है. अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ F की, ओके, सो मैंने यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट मान लिया, तो दिस F dash is equals to, this is Q dash upon में A, सॉरी,
सपोज दैट, तो मैंने इसको मान लिया सपोज दैट दिस इज जीटा ऑफ क्यू डैश, ठीक है। सो व्हाट इज जीटा इज हियर, सो दिस जीटा इज 1 upon 4 pi of epsilon naught of a square, okay, and this f double dash is also depends on zeta, so this is zeta q double dash, right? So this is f dash and this is f double dash. So what is f? Resultant force. Resultant force, so this f is equals to, this is f dash square, f double dash square plus 2 times of f dash f double dash cos theta to the power of 1 by 2. So this f is equals to, देखो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो जीटा स्क्वायर जीटा 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 स्क्वायर और पावर दिस वन, सो जीटा इज कम्स आउटसाइड, ओके। यहाँ पर आपका बचेगा दिस इज क्यू डैश स्क्वायर, दिस इज क्यू डबल डैश स्क्वायर प्लस 2 times of q dash q double dash and cos 60, this is 1 by 2, so this 2 is 2, this is, it will be your answer, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपसे बोल दे कि q डैश q डबल डैश के बराबर है, ठीक है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, जैसे सपोज इसने ऐसे बोल दिया, सपोज q डैश इज इक्वल टू q डबल डैश दैट इज इक्वल्स टू q, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस f इज इक्वल्स टू दिस इज जीटा, दिस इज रूट अंडर q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, okay. Why this is last term q square, because 2 is to cancel each other in this way, so this is 3q square, so this q is comes outside, so this is root of 3, so this is your resultant force, okay. And finally we can write this is q root 3, okay. And what is zeta, okay, what is zeta, this is q na, so this is q actually, okay, this is q, so this zeta is equals to this is q upon this one, huh? Yes. So अगर मैं यहाँ पर देखूंगा, so this is q square, this comes outside, so this is 1 upon 4 pi of epsilon naught of a square, बस यही आपका आंसर हो गया, this is root 3 times this is q square upon 4 pi epsilon naught of a square, this is the resultant force, this is the resultant force, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, आप इनके डायरेक्शंस को यहाँ पर इवन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपसे कभी भी डायरेक्शन पूछी जाती है तो आप इनकी डायरेक्शंस को भी क्या कर सकते हो भाई, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों के साथ में कुछ नई लिम सीरीज के क्वेश्चंस की मैं शुरुआत कराऊंगा, तो पूरी ईएमटी हम लिम सीरीज से करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पूरी ईएमटी हम लिम सीरीज के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपका पार्ट सी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। पार्ट सी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको लिम सीरीज से डायरेक्ट, ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कौशल कूपन कोड आप यूज करेंगे, और आप दिसंबर 24 के लिए एलाइट 2.0 बैच बाय कर सकते हो, या फिर आप प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का आप लोग बैच हमारे यहाँ से बाय कर सकते हो। ये कौशल कूपन कोड यूज करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। चलिए भाई, अभी आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर।